हम लोगों का चल रहा था लूपिंग में। दो तीन चीजें तुम्हें सीखनी है, हमने क्या क्या बताया था, उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। लूपिंग में हम लोगों के पास एक तीन चीजें थी। कोई भी अगर लैंग्वेज है, जैसे कि हमारी अगर हम सी की बात करें या सी प्लस प्लस या फिर जावा, ठीक है, ये तीनों ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनमें सिंटैक्स सबका सेम रहता है। आप कोई सा भी लूप पढ़ो, तो तीन चीजें इसमें लेके चलनी होती हैं। पहला क्या होता है, इनिशियलाइजेशन, और क्या होता है कंडीशन, और क्या होता है अपडेशन। मतलब ये चीजें हमारे पास होती हैं किसी भी लूप को चलाने के लिए, ठीक है। अब हमारे पास अगर मैं सी में बात करूं तो हमारे पास एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल दो लूप दिए गए हैं। तो पहले अगर हम फॉर की बात करें, जो कि हमारा क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप है, जिसमें हमारा इनिशियलाइजेशन आता है। इनिशियलाइजेशन आप लोग आईओटी में भी पढ़ चुके हो ये चीज। इनिशियलाइजेशन, क्या लिख रहा हूं मैं, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। सेमीकोलन आता है, फिर क्या आता है, कंडीशन पोर्शन। हैंग क्यों कर रहा है ये, कंडीशन पोर्शन आता है, और उसके बाद क्या आता है, वो प्रॉब्लम कर रहा था वो सॉफ्टवेयर, ठीक है। हमारे पास फॉर लूप की बात कर रहा था मैं। तो फॉर लूप में क्या आ रहा था, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, कंडीशन, और फिर क्या आता है, अपडेशन। और यहां पर हमारे पास आते हैं स्टेटमेंट, जो भी हमें चलाने होते हैं। तरीका क्या होता है इसका एग्जीक्यूशन का, पहले कंट्रोल यहां से यहां आएगा। पहले मेरी बात समझो, पहला काम ये होगा, ठीक। ये अगर कंडीशन क्या मिलती है इसको, ट्रू, तो ये क्या करेगा, दूसरा काम करेगा, तो यहां पर आएगा लूप की बॉडी के अंदर, और जितने भी स्टेटमेंट होंगे उनको एग्जीक्यूट करेगा। उनको एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल फिर से कहां जाएगा, अपडेशन पे। कंट्रोल फिर से कहां जाएगा, अपडेशन एरिया पे। अपडेशन में क्या करेगा सर, अपडेशन में वो ये आपका तीसरा वर्क होगा, और यहां से अपडेशन करने के बाद वो फिर से अगेन किस में आ जाएगा, कंडीशन पे। फिर से कंडीशन चेक होगी, अगर स्टिल इफ इट इज ट्रू, अगेन डू द सेकेंड वर्क, सेकेंड टास्क करेगा। फिर से ये क्या होगा, दो से चार ये लूप बन जाएगा। मतलब दूसरा कार्य होगा दो से चार, ये आपका लूप बन गया। मतलब दो से तीन होगा, फिर चार होगा, फिर दो होगा, ये आपका एक लूप बन गया। दो तीन चार, दो तीन चार, समझ रहे हो। मतलब पहले वर्क पे वापस से इनिशियलाइजेशन पे नहीं जाता है, ठीक है, कभी भी दोबारा इनिशियलाइजेशन पे नहीं जाता है सिंपल फॉर लूप में। अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क ये है कि जैसे मैं आपसे ये कहूं कि एक छोटा सा कोड दिया गया है, जैसे फॉर, मैंने कह दिया इंट ए इक्वल्स टू 10 है मेरे पास, और मैंने कह दिया ए इज लेस देन आर इक्वल्स टू 12, और मैंने कह दिया ए प्लस प्लस। मेरी बात समझना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सर अगर मैंने आप प्रिंट एफ दे दिया है परसेंट डी के साथ, क्यों परसेंट डी दिया, क्योंकि इंटीजर है मेरा, है ना। अब मैं तुमसे दो क्वेश्चन पूछ रहा हूं इसमें। पहला क्वेश्चन क्या है कि आउटपुट क्या आएगा, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपके पास है कि आउटपुट क्या आएगा वो बताओ, और हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है, दिस लूप विल एग्जीक्यूट, दिस लूप विल एग्जीक्यूट। मतलब कितने टाइम ये लूप एग्जीक्यूट करेगा, क्या होगा इसका आंसर, पीछे बताएं। आउटपुट क्या आएगा सर, वही काम है, यहाँ इनिशियलाइजेशन पोर्शन है, यहाँ से लेके चलेंगे हम। इनिशियलाइजेशन पोर्शन से यहाँ आए, कंडीशन ट्रू मिली, यहाँ 10 रखा, वन टाइम हो गया, मतलब 10 लेस देन आर इक्वल्स टू 12। पहली बार में ये ट्रू है, पहली बार चल रहा है ना, तो ये ट्रू है, तो ए की वैल्यू अभी करंट में कितनी है, 10।
तो मेरे पास 10 आ गया। फिर से सर यहाँ आ जाएगा a प्लस प्लस कितना हो गया 11। 11 के केस में दूसरी बार चल आ गया बॉडी के हेडर में। तो 11 लेस देन आर इक्वल्स टू 12 कंडीशन ट्रू है। तो अब कितना आ जाएगा 11। फिर से क्या हो जाएगा अगेन प्लस प्लस होगा, अगेन यहाँ आएगा कितना हो जाएगा 12। 12 लेस देन आर इक्वल्स टू कितना हो गया 3 टाइम्स। अभी भी कंडीशन क्या है, यहाँ पर भी ट्रू था, यहाँ पर भी ट्रू है और यहाँ पर भी ट्रू है। तो ये प्रिंट करेगा तो 12। अगेन जाएगा ए प्लस प्लस के पास, अब कितना हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा, अब सर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 13 लेस देन आर इक्वल्स टू, ये क्या होता है फॉल्स। तो ये जब फॉल्स हो गया है अभी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो लूप यहीं से बाहर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 3 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ। कितने टाइम्स हुआ 3 टाइम्स। बस ठीक है। कितने टाइम्स एग्जीक्यूट हो गया 3 टाइम्स। ठीक, चलो अब मेरे पास कुछ ऐसा बनता है। मैंने देखो एक ऐसा लूप जैसे मैंने आपको एक छोटा सा समझाया, फॉर इंट a इक्वल्स टू 1 है, a इज ग्रेटर देन सॉरी a इज ग्रेटर देन 0 है और a प्लस प्लस है। प्रिंटफ परसेंट डी के साथ a आ गया। अब बताओ आउटपुट क्या होगा, हाउ मेनी टाइम्स, सेम क्वेश्चन। आउटपुट क्या आएगा और नंबर ऑफ टाइम्स बताओ कितने टाइम ये एग्जीक्यूट होगा। 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आसान है, कुछ उसमें है ही नहीं ऐसा। क्या होगा बाबूजी प्रियोम, बताओ भाई। हाँ इनफाइनाइट होगा ना, क्योंकि हमारे पास ए हमेशा ग्रेटर ही रहेगा। ठीक है चलो थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करता हूं। अब मैंने यहां ये कर दिया, अब बताओ इससे पहले में आपका आंसर बिल्कुल था सही कि आप ये कहते कि सर इस केस में हमारा इनफाइनाइट जा रहा था, पहले के केस में तब तो क्या जा रहा था इनफाइनाइट, है ना। और आउटपुट लेकिन क्या आ रहा था 111 इनफाइनाइट टाइम्स। अब बताओ मैंने वहां सेमीकोलन लगा दिया, क्या होगा एक भी बार, बताओ ये स्पेशल केस है। ये स्पेशल केस है। हाँ अगर हमारी लूप के बाहर फॉर लूप में बाहर सेमीकोलन लग जाता है, ये फॉर लूप का हेडर है, हेडर के बाहर अगर आपका सेमीकोलन लग जाता है इसका मतलब ये हुआ कि आपका लूप एक ही बार चलता है। वो कैसे सर, यहां से यहां आए, कंडीशन ट्रू मिली उसको, ये अंदर आया और उसने क्या किया 1 प्रिंट किया सर, लेकिन जब वो इधर से जाएगा वापस इसमें एंट्री दोबारा करने के लिए तो इसकी पहले मुलाकात किससे होगी। और सेमीकोलन क्या कहता है, टर्मिनेटर होता है वो। सेमीकोलन क्या होता है, टर्मिनेटर। वो कहेगा अब अंदर जाने का नहीं। ठीक है तो कुल मिलाकर के सर 1 टाइम ही आपका एग्जीक्यूट होगा और एक ही बार आपका 1 आउटपुट आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। ये स्पेशल केस है कि आउटपुट भी 1 आएगा और एग्जीक्यूशन भी 1 टाइम्स ही होगा। ठीक, अच्छा
ठीक है, हो गया। चलो आगे चलते हैं सर। अब हमारे पास इसी तरीके से आता है वाइल लूप। वाइल लूप क्या कहता है सर, इसमें क्या होता है कि एक चीज और, ये फाइनाइट लूप होता है और वो इंडेफिनाइट लूप होता है फॉर लूप, यही पढ़ाया था। ठीक है, इसमें मतलब नंबर ऑफ टाइम्स मेरे को पता होती है, कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक हम सेट करेंगे। एक चीज और सर, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं सर, इसका अगर मैं बात करूं तो सर फाइल और यहां से कंडीशन हमारी स्टार्ट हो जाती है, सिंटेक्स की बात करें, और यहां पर इसका स्टेटमेंट आ जाता है और यहां पर इसका अपडेशन आ जाता है। अब कहने का मतलब ये कि सर कंडीशन अगर लिखी है तो कंडीशन किस पे डिपेंडेंट होती है, इनिशियलाइजेशन पे। कंडीशन किस पे डिपेंडेंट होती है, इनिशियलाइजेशन पे, मतलब इनिशियलाइजेशन पहले होगा तब कंडीशन होगी। तो ये आपका रीजन असर्शन में क्वेश्चन बन सकता है कि इन एनी लूप, क्योंकि हम हमारे किसी भी कंपटीशन में वो मैटर ही नहीं करता कि वो हम किस लूप में बात कर रहे हैं, वो एक जनरल बात हो रही होती है कि हमारा कंडीशन पोर्शन ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन इनिशियलाइजेशन। इफ देयर इज नो इनिशियलाइजेशन इन अवर प्रोग्राम, then that syntax, that code will generate an error। बिना इनिशियलाइजेशन करे अगर हम उस पर कंडीशन अप्लाई कर देते हैं तो वो हमको एक एरर जनरेट करके देगा। तो ये उसका असर वो हो गया एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ऊपर क्या था कि एरर क्यों आती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप थोड़ा सा देख के जाइएगा। ठीक, अब देखो इसमें कुछ भी आप एक छोटा सा कोड बना सकते हैं। जैसे मेरे को 1 से लेके 10 नंबर्स का सम चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। कैसे बनाएंगे इसको, कोड क्या होगा, क्या कोड चलेंगे इसमें, क्या कोड लेके चलेंगे आप। 10 नंबर से डायरेक्ट कोड लिखो ना मेन के अंदर, वो अंडरस्टूड है ना। सर हमको सम करना है तो सम एक वेरिएबल होगा, वो इंटीजर होगा, जीरो इनिशियलाइज कर दिया, नहीं समझे, इंटीजर में। अरे भाई ये ब्लॉक के अंदर होगा ना, इसमें क्या ही दिक्कत है। ठीक है, अब सर ये ब्लॉक मान लेते हैं मेन का ब्लॉक है। अब सर हमको फॉर लूप स्टार्ट कर दो। फॉर स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर ना, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से कहाँ तक जाते हैं, कहाँ से कहाँ तक बोला है, 10 तक। तो कहाँ तक ले जाएंगे, 10 तक। नहीं समझ पाए, कैसे ले जाएंगे, एक एक करके जाएंगे ना भाई। उसने 10 टारगेट दे दिया, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, इनिशियलाइजेशन इनिशियल कहाँ है 1, टारगेट क्या है 10, प्लस प्लस करके जाना है सर। नहीं समझ पा रहा। अब मेरे को यहाँ पर एडिशन करना है। अच्छा मैनुअली कैसे करते हैं हम एडिशन, जैसे मैंने लिखा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, यही तो है इनिशियल। यही तो हम कैसे करते हैं, हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा, इस 3 का इसके साथ करेंगे तो 6 मिलेगा, इस 6 का 4 के साथ मिलेंगे तो 10 मिलेगा। इस तरीके से हम आगे बढ़ जाते हैं। मतलब एट अ टाइम हम दो ऑपरेंड को एडिट ऐड कर रहे होते हैं। अब लेकिन हमको दो, आपको एक सीरीज है, अब हमारे पास आई तो एक बार में एक ही नंबर दे पाएगा, दूसरा नंबर तो दे नहीं सकता। तो हम आई के साथ कोई दूसरी चीज तो ऐड कर नहीं सकते कि आई इक्वल्स टू आई प्लस आई प्लस 1 कर देना, नहीं हो पाएगा ना। हमने क्या किया कि अगर हम इसमें अगर जीरो ऐड कर दें, जो कि हमने एक नंबर इनिशियलाइज कर रखा है एक ऑपरेंड के पास, तो क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी और रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जीरो सम ही तो है, इसको हम आई के साथ ऐड कर दें, आई 1 से स्टार्ट होके बढ़ता रहा भाई, हम इस सम को इसके साथ ऐड कर दे रहे हैं ना, तो हमारे रिजल्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ये थोड़ा सा कोडिंग का कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, जब आप कोडिंग कभी फ्यूचर में जब पढ़ेंगे तो फिर समझेंगे क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, अभी हम वो चीज़ कि आपका आउटपुट टाइप का क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें उसको एवेल्युएट कैसे करना है।
सर पीछे समझ में आ रहा है? आपने क्या लिखा, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, हो गया खत्म। भाई सम पहली बार में जीरो होगा, जीरो प्लस वन कितना हो गया, वन, सम की वैल्यू अपडेट हो गई वन। तो इसको दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये वन हो गया। अब इसके साथ ये ऐड करेंगे तो थ्री हो जाएगा, इसके साथ ये ऐड करेंगे तो फिर ये सिक्स हो जाएगा। कुल मिलाकर के हमको फिर से वही सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, आ गया। अभी पढ़ा रहे ऊप्स भी बताएंगे, सी प्लस प्लस वाला। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने फॉर से बना लिया, अगर मेरे को इससे बनाना होता तो, अरे इनिशियलाइजेशन वाले पोर्शन को उठा करके वहां रख दो, कंडीशन वाला कंडीशन की जगह रख दो, अपडेशन ये वाला पोर्शन अपडेशन की जगह रख लो बस। मतलब एक प्रोग्रामिंग का कोड दूसरे में, ये सब मेंस का काम आएगा। ठीक है, जब आप मेंस लिख रहे होगे तब बस तुम्हें पहुंचाना है और तुम्हें पहुंचना है। सर आगे चलते हैं सर, इसको बना के दिखाएं, कुछ नहीं करना होता है। ये आपका इंट सम इक्वल्स टू ज़ीरो है, और यहाँ पर इंट आई को वन ले लिया, वाइल स्टार्ट कर दिया, जो फॉर की कंडीशन थी वो वाइल की कंडीशन बना दो। जो स्टेटमेंट अब क्या है, स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट इसका था वो इसका बना दो, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। अब अपडेशन जो अपडेशन इसका था आई प्लस प्लस। ठीक है, बस बाहर आके आप पीटी कर लो, प्रिंट एफ पीटीएफ परसेंट डी में, रिजल्ट किस में स्टोर है, सम में, आंसर मिल गया। ठीक है, ये क्लोज कर दिया, तो कुल मिलाकर के क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पर ये प्रोग्राम बन के आ गया। ठीक है, अब सर डू वाइल लूप देखो, जल्दी से देखो टाइम नहीं है। डू वाइल लूप क्या है सर, ये आपका एंट्री कंट्रोल एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, ठीक है। ये वंस इट विल एग्जीक्यूट वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, डजेंट मैटर। तो हम इसकी अगर बात करें तो ये डू से स्टार्ट होता है सिंटेक्स, यहाँ पर इसका स्टेटमेंट या फिर अपडेशन जो भी तुम्हारे पास लाना है तुमको, स्टेटमेंट या फिर तुम चाहो तो अपडेशन भी पहले, ये दोनों चीज़ें आप चेंज कर सकते हो इनकी पोजीशन को। ये अपने प्रोग्राम की नीड और मैथडोलॉजी के ऊपर है कि आप कैसे लेके चल रहे हो, है ना। और यहाँ पर क्या आता है, यहाँ क्या आता है, कंडीशन, और कुछ है, इनिशियलाइजेशन कहाँ होगा इसका, वाइल के ऊपर, डू के अंदर ऊपर, यहाँ होगा। क्यों, अगर हम यहां कर देंगे तो बार बार वो फिर से इनिशियल से ले लेगा। अगर हम डू के अंदर इनिशियलाइजेशन कर देंगे, इस ब्लॉक के अंदर अगर कर देंगे, तो वो बार बार इनिशियलाइजेशन होता रहेगा। क्यों, क्योंकि भाई यहां के बाद कंट्रोल यहीं तो जाएगा। अच्छा ये कंप्लीट हो गया सिंटेक्स की नहीं, ये बताओ, पीछे बुद्धिमान लोग बैठे हुए हैं, ये सिंटेक्स कंप्लीट हो गया है? हाँ गुड। क्या करने जाओगे आप लोग, हैं, पूरी प्रोग्रामिंग की महारत है तुम्हारे पास, तुमने ये नहीं पहचान पाया कि इसमें एरर है, सिंटेक्स में सेमीकोलन है। ठीक है, टू वाइल में सेमीकोलन होता है लास्ट में, इसी के कारण तो वो एग्जिट लेता है। वो कंडीशन जब फॉल्स कर लेता है तब टर्मिनेटर के पास जाता है, और कंडीशन उसे ट्रू मिलती है तो वो टर्मिनेटर के पास नहीं जाता, वो इस पैरेंथेसिस से पहले ही, इसको रीड करने से पहले ही यहां पर मूव कर जाता है। कब, जब ये ट्रू मिलता है, और जब ये फॉल्स मिलेगा तब ये टर्मिनेटर के पास जाएगा, तब जाकर के वो इससे बाहर होगा। काम इसका भी वही है, पहले इनिशियलाइजेशन करेगा, यहां आएगा, इसको एग्जीक्यूट देन वाइल में आएगा, कंडीशन चेक करेगा, अगर ट्रू मिलेगा तो इस सेमीकोलन से जाने से पहले। नहीं समझ पा रहे हो, ये समझने का तरीका है कि हम एग्जिट कंट्रोल को कैसे समझें, कैसे वो फॉलो अप ले रहा है। ठीक है, ना आयो समझ में,
टिक, आगे चलते हैं सर। अब आता है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप किस लिए यूज होता है बताओ पीछे। हाँ, नेस्टेड लूप मतलब क्या होता है, लूप विद इन लूप। लूप विद इन लूप कहाँ कहाँ यूज होता है इसका, सी प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो यूज्ड फॉर पैटर्न प्रिंटिंग। जो पैटर्न प्रिंटिंग के प्रोग्राम होते हैं हमारे, है ना, पैटर्न प्रिंटिंग के प्रोग्राम्स हमारे यूज होता है। और यूज इन 2D एरे, वर्क विथ 2D एरे, वर्क विथ, जब हम 2D एरे के साथ कार्य कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, ये यूज होता है। ठीक, चलो सिंटेक्स की अगर बात करें तो अगर हम नेस्टेड लूप की बात हो गई, अब नेस्टेड फॉर लूप ज़्यादातर हम फॉर पे ही काम करते हैं। तो वही है, अगर एक फॉर लगा रखा है, इसका इनिशियलाइजेशन, ठीक है, और इसकी कंडीशन और इसका अपडेशन, ये शॉर्टकट लिखा हुआ है। इसके अंदर आप फिर से एक फॉर लूप स्टार्ट कर दीजिए, उसका इनिशियलाइजेशन और उसकी कंडीशन और उसका अपडेशन। ठीक है, यहाँ पर जो स्टेटमेंट होगा ये इसका क्लोज, यहाँ पर कोई स्टेटमेंट होगा इसका क्लोज। अब समझने की बात क्या है, ये इनर लूप का स्टेटमेंट है, ये किसका है, इनर लूप का है, और ये किसका है, आउटर लूप का है। ये किसका है, आउटर लूप का है। मतलब जो बाहर वाला लूप है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर, इसको क्या बोलेंगे, इनर। मतलब इनर जो होता है वो डिपेंडेंट किस पर होता है, आउटर पर। ये किस पर डिपेंडेंट होता है, आउटर पे। क्यों, क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही कंट्रोल इसके पास आएगा। नहीं समझ पाए, नहीं तो कंट्रोल इसके अंदर आएगा ही नहीं। तो इनर लूप जो है वो डिपेंडेंट है किस पर, आउटर लूप पर। हम्म, हो गया। ठीक है, ये नेस्टेड फॉर लूप का सिंटेक्स हो गया। कैसे काम करते हैं बता दिया कि आपका वंस कंट्रोल मूव इन इनर लूप, वो आउटर लूप में कब तक नहीं जाता, जब तक कि इनर लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जब तक इसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती इसकी, तब तक वो दोबारा से कहाँ नहीं जाएगा, आउटर लूप के अपडेशन पे नहीं जाएगा। ठीक है, चलो अब लोग हम आ जाते हैं एरे पे। ठीक है, उससे पहले एरे बताएं या सीधा ऊप्स बताएं। ठीक है, हो गया नोट। अच्छा, अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं पीओपी और ऊप्स पे बात कर लेते हैं। एक पीओपी लैंग्वेज हमारी होती है और ऊप, क्या है दोनों का मतलब, दोनों का फुल फॉर्म पता है इधर,
गुड। और ठीक है सर, ऊप से अगर एस हटा दें, इसको हम अगर इसको हटा दें तो ये प्रोग्रामिंग ही रह जाएगा। लेकिन अगर हम अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं तो फिर इसका मतलब प्रोग्रामिंग नहीं रहता है, फिर ये पैराडिगम्स हो जाता है। ये प्रोसीजरल है, प्रोसीजर ओरिएंटेड ना। और ये क्या है, प्रोग्रामिंग। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, प्रोग्रामिंग या पैराडिगम्स। अब सर समझो, इसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो फंक्शनिंग जो होती है इसकी फंक्शंस पे होती है। जो मेन प्लेयर होता है वो फंक्शंस होते हैं। ठीक है, जो मेन प्लेयर होते हैं पीओपी को चलाने के लिए प्रोसीजर को रूटीन, प्रोसीजर क्या मतलब क्या होता है, रूटीन। और रूटीन को चलाने के लिए क्या होता है, फंक्शंस काम में आते हैं। तो फंक्शंस पे वर्क होता है। वहां पर क्या होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे काम होता है, तो फिर यहाँ पर कंस्ट्रक्टर और वो सारी चीजें आ जाती हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट पे काम होता है। ऑब्जेक्ट पे जब होता है तो ऑब्जेक्ट की हेल्प कौन लेते हैं, बेसिकली कुछ फंक्शंस की भी मदद लेते हैं। और फंक्शंस का यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर नाम की एक चीज आ जाती है। क्या आ जाती है, कंस्ट्रक्टर, जो बनते किससे हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, जिनका क्रिएशन ही किया होता है। भाई ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए ही तो कंस्ट्रक्टर यूज होता है, आपने पढ़ा होगा। तो मतलब यहां पर मेन प्लेयर फंक्शंस है, यहां मेन प्लेयर ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रियल वर्ल्ड। अब इसमें आ जाती है कि सर जो हमारा ऊप्स है, आपने एक वर्ड बोला है पैराडिगम्स, इसका मतलब क्या होता है। इस वर्ड का मतलब, इसका मतलब होता है बंच ऑफ कॉन्सेप्ट, या फिर हम कह सकते हैं ये मैथडोलॉजी है, मैथडोलॉजी ऑफ कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स की मैथडोलॉजी या प्रिंसिपल्स कह लो, वो आपका क्या है, पैराडिगम्स है। प्रिंसिपल्स की मैथडोलॉजी, मेरी बात समझ पा रहे हो कि कैसे वो अप्लाई किए जाते हैं। और इसके भी हमारे 4 to 5 प्लेयर होते हैं। ठीक है, अच्छा कैसे कैसे प्लेयर, कैसे याद रखने हैं प्लेयर्स के नाम। सर इन जनरल तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, लेकिन उसको कंसीडर नहीं करते हम लोग, वो मेन प्लेयर है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट एक ही बार में लिख देता हूं मैं, हैं वैसे दोनों अलग अलग। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आता है, बताओ पीछे। पैराडिगम्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं, प्रिंसिपल्स। मैं प्रिंसिपल्स लिखवा रहा हूं, ये सारे प्रिंसिपल्स हैं ऊप्स के, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स। अरे भाई बताओ ना, इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन और गुड, पॉलीमॉर्फिज्म और है इनहेरिटेंस और हमें कुछ बोलना है। क्योंकि मैं आपसे इसलिए ये सब कह रहा हूं क्योंकि आप जो जितने भी परसेंटेज हैं पढ़ाई के लिए थोड़ा सा इच्छुक व्यक्ति,
10% अपने आप को आकलन करो, चाहे आप 20% करो अपने आप का आकलन। इसके बाद की जो जनरेशन है वो जनरेशन ही बिल्कुल खतरनाक वाली जनरेशन है ना। हाँ। आप एजुकेशन का स्तर मैंने हर जगह से देखा है कि जब मैं 12th में था, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब वो बच्चा करे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो दूर कितना हो गया है शिक्षा से। ऐसा भी नहीं वो ऑनलाइन पढ़ रहा है, ऑनलाइन भी नहीं पढ़ रहा है वो, कोर्स तक भी नहीं लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हो गया है अलग। एक दूसरी चीज़ आर्थिक चीज़ अलग होना, दूसरा एकदम कमाने की चाह, वो कमाने कमाए वो कैसे भी, जब उसको पता है कि अगर 2 दिन बाद अगर हम ये पढ़ के अगर कमाएंगे तो कुछ और मिलेगा मेरे को, कुछ अलग रेपुटेशन मिलेगी। अगर हम यहीं से कमाना शुरू कर देंगे तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। आप अगर गांव से बिलोंग करते हो तो तुम्हारे टाइम पर या तुमसे पहले लोग सुबह, ऐसा कोई गांव में बच्चा नहीं होता था 11th 12th वाला या 10th वाला जो अपने गांव से बाहर कस्बे में कोचिंग या स्कूल्स के लिए जाता नहीं था। खासकर एग्जाम टाइम में तो कोचिंग हर बच्चा करता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बच्चे नहीं पढ़ते थे इसलिए कोचिंग करते थे, मेरा मोटिव समझो कि वो कहीं ना कहीं अपने एग्जाम को लेके, बोर्ड के एग्जाम को लेकर के थोड़े से अलग थे। और आज का बच्चा, इस बार साल वाले बच्चों का देख लो, समझ रहे हो, वो 8 बजे सो के ही उठ रहे हैं। और हमारे टाइम पर हम लोग 8 बजे कोचिंग से होकर आ जाते थे। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं गैप है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होशियार नहीं है, वो तो मैटर ही नहीं है। मेरा मैटर है कि पंचुअलिटी और उसके पीछे अग्रसर होना किसी काम के पीछे, ठीक है, रूटीन में करना। हाँ। तो इसलिए हाँ हाँ हाँ। लेकिन दिक्कत क्या है मैं आपको बताऊं, वो आपने 9 to 12th में जो माइंड का जो वॉशअप था, वो आपने जंक में इंक्लूड कर लिया, जंक लग गई है उसमें, जंकिंग हो गया है। तो हम कितना भी, जो रेगमाल होता है, हम कितना भी घिस लें तो वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी मैथडोलॉजी वो 4 साल की है, 4 years की है, मेरी बात समझो ना। और मेरे पास तुम आओगे हार्डली 6 months। मेरी बात समझ पा रहे हो। तो मेरी बात नहीं लग रही, कोई बात नहीं ना, ये आपकी मेथोडोलॉजी, माइंड का जो आपका एजुकेशन से टचअप कनेक्टिविटी जो माइंड की है वो छोड़ दी ना आपने। आप पढ़ते रहते, जैसे भी पढ़ते, जिसमें इंटरेस्ट होता वो पढ़ते रहते हैं। और बेसिक वही है, कोडिंग भी कहाँ से है, मैथमेटिक कॉन्सेप्ट से ही है। फिर मैं कह रहा हूँ, जैसे मान लो तुम कह रहे हो कि नहीं मिलेगी, फिर तुमको जॉब दे कौन देगा। मान लो तुम 12th नहीं करोगे तो बीसीए में एडमिशन कौन सी यूनिवर्सिटी तुम्हें दे देगी। 12th ना करो तो फेल हो जाओ, घर पे कहते हो कि हमें जॉब मिलती नहीं है तो हम तुम फेल हो जाएंगे, भर लोगे पुलिस में फॉर्म। गवर्नमेंट की बात कर लें कि तुम्हें वहां जॉब मिल रही है, मत करो 12th, भर लोगे। हम कह रहे तुम 12th मान लो पास हो गए कैसे भी, ईश्वरी कृपा से, अब तो कहीं चीटिंग वीटिंग का कोई रोल नहीं है यूपी बोर्ड में भी, ईश्वरी कृपा से 50% मार्क्स से पास हो गए। क्या तुमको लगता है रीजनिंग जैसा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स कंपटीशन का तुमको आ जाएगा। गवर्नमेंट में 2 महीने का टाइम दे रहा है, एग्जाम है। अभी एग्जाम केबीएस का है, कितना दिन दिया, कितना टाइम दिया उसने, प्री और मेंस में कितना गैप है। और प्री लिखने में कितना गैप था, कुछ नहीं। फॉर्म की लास्ट डेट में 20 दिन का अंतर था। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। 1 महीना मुश्किल से था, अब ये तो 1 महीना भी नहीं दिया। तुम्हें क्या लगता है एलटी ग्रेड में ऐसा होगा, उसमें भी ऐसा ही होगा। वो तो कोर्ट के चक्कर में तुम्हें समय मिल गया, उसका तुम लोगों ने बहुत अच्छे से पालन भी किया, उस समय का यूटिलाइजेशन भी बहुत अच्छे से किया। क्या अभी कोई क्लियर नहीं है, अभी भी कोई क्लियर नहीं है। तो मेरा मैटर ये है कि आप, पुलिस में भी अभी एसआई की आ गई डेट तुरंत, 3 महीने पहले ही उन्होंने बताया हुआ है। अब बच्चा तब जागे कि अब डेट आ जाए तब मैं निकलूंगा ना बाहर। नहीं हो सकता, क्योंकि आपने 4 साल या फिर ग्रेजुएशन में आपने जो निकाले, आप खुद सोचो ना। यूपीएससी का रिजल्ट, उनकी डिबेट सुनो, सारे रेगुलर ग्रेजुएट रहे हैं।
इरेगुलर ग्रेजुएट कभी भी यूपीएससी एकदम से नहीं फर्स्ट डिवीजन से निकाल पाते हैं। जो माइंड में मैथडोलॉजी है ना कि हम यूपीएससी 12 से करने लग जाएंगे, हम कॉलेज नहीं देखेंगे और हम यूपीएससी क्रैक कर जाएंगे। मेरी बात समझ पाए कि नहीं? जो टॉपर है वो डीयू का है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से उसने ग्रेजुएशन करी है, कैंपस से। तो मतलब कहीं ना कहीं शिक्षा आपका काम करती है बैकडोर पे कहीं ना कहीं। चलो इधर आते हैं भैया। सो क्लास ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेशन, ये ऑनलाइन जब जाएगा वीडियो कहेंगे मास्टर पता नहीं पढ़ाते क्या है। इनहेरिटेंस और कुछ और रह रहा है, एब्स्ट्रैक्शन रह रहा है। क्या हो गया? हाँ बाकी ये चार। कुछ बच्चे आए हुए हैं, कहना कहाँ आज आ गए, संडे को फंस गए हैं। आराम से। वे फालतू में क्लास का मैसेज आ जाएगा। चलो भैया देखो, हमारी जो सी है और सी प्लस प्लस है, ये पीओपी है पता है, ये ऊप से पता है। अच्छा ये सी प्लस प्लस है क्या? सी इक्वल्स टू सी प्लस वन ही तो है। मतलब ये हो गया कि सर ये पॉप तो फॉलो करेगा ही करेगा, प्लस इसमें कुछ ऊप्स की चीजें क्या हो गई हैं, ऐड हो गई हैं। मतलब आप सी प्लस प्लस को एज ए सी भी यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हमें क्लास और ऑब्जेक्ट बनानी ही है, जरूरी नहीं है कि हमको उसमें इनहेरिटेंस लगाना ही है। इसकी फाइल एक्सटेंशन डॉट सी, इसका फाइल एक्सटेंशन डॉट सीपीपी, इसका कंपाइलर जीसीसी, इसका कंपाइलर क्या होता है, जी प्लस। इसके फाउंडर डेनिस रिचे, इसके फाउंडर वजारने स्ट्रॉट्सपस। ठीक है, स्ट्रॉट्सपस, ये वाला एस नहीं होता शायद, स्ट्रॉटपस। ठीक है, इसके तो पता ही होंगे, डेनिस रिचा है। ठीक है, पीओपी बना सकती है सर, इसकी हेडर फाइल लिख लेते हैं। इसमें जो कॉमन हेडर फाइल हमारी यूज होती है, आयो स्ट्रीम डॉट एच। इसके अंदर क्या क्या मिलता है, सी इन और सी आउट। सी इन से क्या करते हैं, ये ऑपरेटर होते हैं बेसिकली, है ना। सी इन से क्या करते हैं, ये स्कैनएफ का काम करता है ना। एक्सेप्ट इनपुट, ये क्या करता है, इनपुट एक्सेप्ट करता है। और ये क्या करता है, डिस्प्ले रिजल्ट, डिस्प्ले रिजल्ट या फिर आउटपुट शो करने का काम करता है ये। दोनों के साथ ऑपरेटर अलग अलग लगेंगे, कैसे कैसे समझो मेरी बात। सर सीन के साथ जो लगता है वो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता है। मतलब आप लिखेंगे सी इन, ए और बी को वैल्यू देनी है तो आप ये लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे। सर इसमें ये होता है ए और ये होगा बी और सेमीकोलन। ठीक है, और इसमें कोई भी नो फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज्ड, इसमें कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज नहीं होता है। किसमें,
सी प्लस प्लस में फॉर्मेट स्पेसिफायर बोले तो इंटीजर के लिए %d, ठीक है, कैरेक्टर के लिए %c, ये सारी चीजें हमारी सी प्लस प्लस में नहीं होती हैं, ठीक है। और सी आउट के साथ कैसे होता है, सी आउट जस्ट अपोजिट ब्रैकेट, यहां लिखेंगे मैसेज, ठीक है, और यहां कोई भी वेरिएबल जो इसका तुम्हें रिजल्ट चाहिए है वो यहां वेरिएबल लिख देंगे। नहीं समझ पा रहे हो, ये कोई भी मैसेज डबल कोट्स के अंदर जो भी तुम्हें आउटपुट में चाहिए, ठीक है, समझ में आयो। चलो सर, अब जो ऊप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं उनमें डेफिनेशन सब में सेम है, चाहे जावा में करो चाहे सी प्लस प्लस में करो, लिखने के सिंटैक्स अलग होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। अगर हम आपसे पूछें क्लास क्या होता है, बताओ, पीछे हैं, बीसीए हैं, बीटेक, बताओ क्या होता है क्लास, व्हाट इज क्लास, व्हाट इज क्लास इन सी प्लस प्लस और व्हाट इज क्लास इन जावा। बहुत पढ़ा है सर, थोड़ा बहुत पढ़ते तो हमको आता, बहुत पढ़ लिया है सर। ये लॉजिकल एंटिटी होती है, क्या है सर, लॉजिकल एंटिटी होती है, इट नेवर बी फिजिकल, ये कभी भी फिजिकल नहीं हो सकती है, ठीक है, इसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। ये इतना ही इसका लिए याद रखो, जैसे एग्जांपल में अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपको बात करूं, तो मैं अगर ये कहूं कि तुमने भैया ये बताओ, तुमने फ्रूट देखा है क्या, ये देखा है, कैसा होता है, हैं? कैसा होता है बिमल, हैं? कैसा होता है बता तो दिया हूं, बताओ ना, मीठा होता है, सभी मीठे तो नहीं होते, और देखा है फ्रूट कैसा होता है, बताओ ना फिर, हाँ, खट्टे भी होते हैं मीठे भी होते हैं, भैया आपने फ्रूट नहीं देखा है, आपने मैंगो देखा है, आपने पपाया देखा है, आपने ग्रेप्स देखा है, बट आपने फ्रूट्स नहीं देखा है। मिला करके नहीं, वो उसके ब्लूप्रिंट को दिखाता है, टेम्पलेट, वो टेम्पलेट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, क्लास टेम्पलेट होती है, हम कह सकते हैं टेम्पलेट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसकी दूसरी डेफिनेशन हम लोग कह सकते हैं टेम्पलेट, वो ऑब्जेक्ट की टेम्पलेट होती है ना। तो मतलब हमने फ्रूट नहीं देखा, तुमने बताओ फर्नीचर देखा है, हाँ? आपने फर्नीचर में टेबल देखी है, आपने चेयर देखी है ना, आपने सेफ देखी है, अलमीरा देखी है, बट आपने फर्नीचर नहीं देखा है, क्यों, क्योंकि वो लॉजिकल है, वो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं, फिजिकली क्या है, आपका चेयर है, टेबल है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, संवेदना कह रही होगी पता नहीं क्या ही चल रहा है मास्टर, है मास्टर पता नहीं क्या ही पढ़ा रहा है। इधर देखो, लॉजिकल ये क्या होता है, फिजिकल एंटिटी होती है ये, तो ये फिजिकली एग्जिस्ट करेगा, जिसके पास क्या होता है, जिसके पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसके पास कलर, ठीक है, साइज, शेप और बिहेवियर होता है, ठीक है।
और ये टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों होते हैं, ये टेंजिबल भी होते हैं एंड इनटेंजिबल। ये तो पता ही होगा टेंजिबल और इनटेंजिबल का मतलब, दोनों तरीके के हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो हमने अगर इसका एग्जांपल लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, मैंगो इज ऑब्जेक्ट ऑफ, मैंगो इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ विच क्लास, फ्रूट क्लास। ठीक है, हम जो बता दें, संडे को बता दें चाहे सैटरडे को बता दें, वो सब जरूरी है तुम्हारे लिए, समझ रहे हो। हमारा फर्स्ट ईयर हो गया, मेरा सेकेंड ईयर हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है, है ना। हमने गुम क्या कर दिया इससे मतलब रखो, कि अब वो हमें हमारा गुम ना हो, है ना। अब क्या आता है, इनकैप्सुलेशन। क्या होता है इनकैप्सुलेशन, टच टच टच, ठीक है। पूछो पूछो भाई, क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें। टेंजिबल जो हमारे सामने है, इनटेंजिबल जो हमारे सामने नहीं है। जैसे मैंने ये कह दिया, जैसे मान लो मैंने अभी चार मीनार नहीं देखा, बट चार मीनार है ना। दूसरा, इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट कोडिंग में कहाँ यूज होते होंगे, जो बैंकिंग के ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं, बैंकिंग्स सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं, उसमें आपके इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट ही होते हैं। ठीक है, बैंकिंग लाइन में इंटेंजिबल बैंकिंग सेक्टर्स में यूज होते हैं। ठीक है, होते सारे रियल वर्ल्ड ही हैं, फिजिकल एंटिटी मतलब रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है। ठीक है, इनको हम लोग रियल वर्ल्ड भी कह सकते हैं। चलो भैया, इनकैप्सुलेशन देख लो। इनकैप्सुलेशन क्या होता है सर, क्या होता है बताओ। इंद्रेश क्या नाम है, हाँ है, याद नहीं आ रहा। अरे भैया इनकैप्सुलेशन, हाँ बहुत सारे, रैपिंग ऑफ डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट, है ना। रैपिंग ऑफ डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट, एग्जांपल क्या होता है, कैप्सूल। रैपिंग ऑफ डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट में डेटा को रैप कर देना। क्या कर देना, रैप कर देना। सर एग्जाम्पल अगर हम बोलें तो, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल अगर उठाओगे तो हमारे पास कैप्सूल ही आ जाएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन। और क्लास जो होती है ना,
क्लास ये जो बनाते हैं हम कोडिंग में, है ना, क्लास ऑफ सी प्लस प्लस या फिर जावा की जो क्लास है वो खुद में इनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि उसमें हम रैप करके रखते हैं डेटा को, डेटा मेंबर्स भी होते हैं और मेंबर फंक्शंस भी होते हैं एक ही चीज में। ठीक है, क्योंकि जो हम क्लास का जब सिंटैक्स लिखते हैं तो यहीं पर देखो दोनों चीजें क्लियर कर देते हैं। सिंटैक्स ऑफ क्लास, अगर हम सी प्लस प्लस और जावा में थोड़ा सा ही अंतर है क्लास डिक्लेरेशन में। हम यहाँ क्लास लिखते हैं, कीवर्ड है, यहाँ क्लास का नाम लिखते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं, क्लास का नाम, और इसके बाद करली ब्रैकेट इस सभी में लगता है। यहाँ पर लिखते हैं डेटा मेंबर्स, ठीक है, और क्या होता है, मेंबर फंक्शंस। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं। डेटा मेंबर्स में क्या क्या आ जाएगा, हमारे वेरिएबल का डिक्लेरेशन, वेरिएबल्स वगैरह आ जाएंगे, स्टैटिक नॉन स्टैटिक जो भी बनाना है तुमको। इसमें क्या आ जाएंगे, फंक्शंस और कंस्ट्रक्टर आ जाएंगे, फंक्शंस या मेथड्स जो भी हम बोल दें। ठीक है, अब जावा और उसमें समझ लो क्या है कि अगर हम सी प्लस प्लस का कर रहे हैं तो यहाँ सेमी कॉलन लगेगा, और जावा में सेमी कॉलन नहीं लगता है। ये कब लगता है, ये सिर्फ लगता है सी प्लस प्लस के केस में। मतलब क्लास जहाँ क्लोज होती है उसके बाद सेमी कॉलन लगता है, किस केस में, बट जावा के केस में नहीं लगता है। ये अपना अलग से मेंशन कर लेना। ठीक है, जावा के केस में नो सेमी कॉलन। ठीक है, ये अलग से पॉइंट अपना पढ़ लो बेटा। जावा भी पढ़ना है तुमको नेक्स्ट सेमेस्टर में, नेक्स्ट ईयर में, सेमेस्टर तो नहीं। कब आप सेकेंड ईयर में आ जाएंगे, कब आप थर्ड ईयर में आ जाएंगे, आपको भी नहीं पता चलेगा। है ना, आपको लगता है समय बहुत है, अभी तो कुछ नहीं हुआ। है ना, लास्ट ईयर में जॉब का देखेंगे, प्लेसमेंट जब होगा देखा जाएगा। है ना, अभी तो वो देख लें जो नहीं देखने को मिलेगा फाइनल ईयर के बाद, है कि नहीं। अभी तो उस पर फोकस कर लें। ठीक, ये क्लास हो गया। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि दो दो चीजें हैं एक ही साथ रैप हैं, मेंबर अलग हैं और ये मेथड्स अलग हैं, दोनों चीजें रैप हैं। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल है किसका, इनकैप्सुलेशन का। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है सर, एब्स्ट्रैक्शन। बताओ एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, अरे भाई हमें सिर्फ फंक्शनैलिटी को दिखाना है, इंटरनल डिटेल्स को हाइड करना है, वो एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट हो जाना। है ना, ठीक है भैया, ये हो गया। ठीक,
एब्स्ट्रैक्शन मीन्स हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स, so only functionality. एग्जाम्पल में बोलो, क्या बोलोगे एग्जाम्पल? फोन कॉल, हमने कॉल लगाया, रिंगिंग हुई, उधर पिक हुआ, हमारा टाइमर स्टार्ट हो गया, बस हमें बात मेरी शुरू हो गई। बाकी कैसे कनेक्टिविटी हुई, कैसे नेटवर्क जुड़ा, इससे हमें कोई मतलब नहीं। सर्वर अनरीचेबल लिख के आ गया, हमने काटा फिर से लगा दिया, है ना। हमारा काम क्या है, हमें को सिर्फ कॉल लगाना है बस। क्यों अनरीचेबल हुआ, क्या हुआ, इससे कोई मतलब नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। भैया इनहेरिटेंस बताओ। हाँ, जब कोई ऑब्जेक्ट कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ बिहेवियर अपने किससे, पेरेंट से एक्वायर करता है, तो वहां क्या होता है? वो देखती जा रही है अपने मिनट्स में, मास्टर्स। तो कोई बात नहीं, बता देना जहाँ गलत हो जाए। ठीक है, इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर वो कोई एक्वायर कर रहा है, एक्वायर प्रॉपर्टीज या बिहेवियर अपने पेरेंट से, तो वहां पर क्या होता है, इस प्रोसेस में वहां पर क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है। तो क्या कर रखा है कि जो चाइल्ड है ना, ऑब्जेक्ट है पेरेंट से, तो हम कह सकते हैं चाइल्ड, जहां इज अ रिलेशन मेंटेन होता है, इज अ रिलेशनशिप मेंटेन होती है, जिसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होता है। अब ये क्या बोला, तो चाइल्ड पहले आ जाएगा, पेरेंट उधर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक चाइल्ड क्लास में क्लासेस के नाम हो सकता है, वो पूछ सकता है रीजन असर्शन में कि पेरेंट क्लास के और क्या नाम है, चाइल्ड क्लास के और क्या नाम है, सुपर क्लास, हाँ ठीक है। बेस क्लास क्या होती है, पेरेंटी क्लास होती है, ठीक है। देखो क्लासेस के नाम याद रख लो, अगर हम पेरेंट बोले, सुपर बोले या बेस बोले, बेस क्लास, इनका मतलब सबका एक है। हम चाइल्ड बोले, हम ड्राइव्ड बोले, और सब क्लास बोले। चाइल्ड, ड्राइव्ड, सब क्लास यही होते हैं ना, ठीक है। तो मतलब ये हमारे पेरेंट को डिनोट कर रहा है सारी चीजें, ये सुपर और ये, मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब ये चीजें अलग हैं, ये चीजें सेम है, और ये चीजें सेम है, ठीक है। तो ये इनहेरिटेंस में ऐसा क्वेश्चन वो बना सकता है, ठीक है। चाहे वो जावा के कॉन्टेक्स्ट में बोले, चाहे वो सी प्लस प्लस के कॉन्टेक्स्ट में बोले, ठीक है।
ये हो गया इनहेरिटेंस। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है सर? हम्म, पॉलीमॉर्फिज्म ये कैसे बना हुआ है? दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, पॉली प्लस मॉर्फिज्म। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। इसका मतलब क्या होता है? फॉर्म्स। जब कोई मेथड, कोई फंक्शन, कोई ऑब्जेक्ट एक ही क्लास के अंदर अलग अलग फॉर्म्स दिखाता है, ठीक है, अलग अलग रोल प्ले करता है, तो वहां पर क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म होता है। जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, अभी 1 घंटे पहले मैं अपने जब फैमिली में था तो फैमिली का मेंबर था, वहाँ पर मेरी फंक्शनैलिटी अलग थी। अभी मैं आ गया हूँ इंस्टीट्यूट, यहाँ पर एज अ मेंटर हूँ आपका, तो फिर यहाँ पर मेरी फंक्शनैलिटी अलग है ना? बट हूँ तो मैं ही ना, मैं चेंज थोड़े ना हुआ हूँ, मेरा रोल चेंज हो गया है। ठीक है, फिर मैं जाऊँगा घर, फिर चेंज हो जाऊँगा। ठीक है, और मैं अगर कुछ भी पढ़ लेता हूँ या मैं अपने किसी टीचर से बात करता हूँ तो फिर मैं वहाँ का, फिर वो हमारे मेंटर हो जाते हैं, मैं स्टूडेंट हो जाता हूँ। ठीक है ना? तो डिफरेंट डिफरेंट, अब प्रोग्रामिंग में कैसे पॉलीमॉर्फिज्म होता है? सेम नाम का फंक्शन, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स है, जब हम लोग कॉल कर रहे होंगे तो फिर वहाँ पर हमारे पास मल्टी, जो हम लोग फंक्शनैलिटी पढ़ते हैं ना, उसी तरीके से मल्टी, ये मैनी फॉर्म जो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ये दो टाइप का होता है, कंपाइल टाइम और रन टाइम। कंपाइल टाइम और रन टाइम, बताओ कौन कौन सी चीज़ें आती हैं कंपाइल टाइम में, रन टाइम में? अब हम जावा पढ़ेंगे तो उसमें स्टैटिक बाइंडिंग, डायनेमिक बाइंडिंग भी वर्ड होता है। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। फंक्शन ओवर लोडिंग जो होती है, जो फंक्शन ओवरलोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वो किसमें हम लोग परफॉर्म करते हैं, किसमें अचीव करते हैं? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में। और फंक्शन ओवर राइटिंग जो कॉन्सेप्ट है, वो किसमें करते हैं हम लोग? फंक्शन, सॉरी, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में। ठीक है, फंक्शन ओवर राइटिंग, ओवर राइट। राइटिंग राइटिंग होता है ना, ओवर राइट, ओवर राइटिंग। एक डी होता है ना, सिंगल डी। ठीक है, ओवर राइडिंग। ठीक है, ठीक, हमारा ऊप्स हो गया। ठीक है, अब जल्दी से दो चार क्वेश्चन कर लो।
ये पता कब हो पाता है? जब आपका ये पैनल और ये सिस्टम अगर सेम नेटवर्क से कनेक्ट है, तो फिर आप इसमें मल्टीकास्टिंग कर सकते हो गया कनेक्ट। पहले क्या होता था कि हम इसमें बताओ, एमसीक्यू नहीं है इसमें, डायरेक्ट इसका आंसर बताओ। कह रहा व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। हमारे पास एक एरे दिया गया है, ठीक है, इसको यहीं से समझा देते हैं एरे को। देखो होगा क्या, ये 0 इंडेक्स पर है, ये 1 पर है, ये 2 पर है, ये 3 पर है। इंडेक्सिंग होती है एरे में, सम 0 है, 0 से लेके 4 तक जाएगा, तो 4 मतलब 3 तक तो जाएगा ही जाएगा, मतलब पूरा एरे कर लेगा। ये लिखा क्या है, शॉर्ट एंड लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, शॉर्ट एंड लगा हुआ है। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, सम इक्वल्स टू सम प्लस ए ऑफ आई लिखा हुआ है। तो पहले ए जीरो आई जीरो होगा, तो ए ऑफ जीरो पे क्या है 1, तो 0 प्लस क्या हो गया 1, 1 आ गया। तो ये होता रहेगा, मतलब क्या हुआ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 क्या होता है 7, 2 9 और 1 10, आंसर 10 आ जाएगा, बस हो गया। नहीं समझ में आया? अरे हमें वहाँ स्पीड में करना होगा ना, हम ये थोड़ी ना करेंगे, हम बार बार करेंगे छोटे बच्चों की तरह। वो तो हमने एक स्टेप समझा दिया आपको। भाई हमको ये पता चल गया कि 4 लिखा हुआ है, 4 इक्वल लगा नहीं है, तो वो 3 तक ही जाएगा, 3 तक ही मेरे इंडेक्स हैं, मतलब 0 से लेकर 3rd इंडेक्स तक के सारे। अगर यहाँ मेरा 3 लिखा होता तो हमारा 4 इंक्लूड नहीं होता। नहीं समझे मेरी बात? और पेपर में ऐसा ही मिलेगा वहाँ, वो कोई ना कोई एक्सक्लूड करवाएगा तुमसे। समझ पा रहे हो? रेंज कम कर देगा, एलिमेंट ज़्यादा दे देगा, जहाँ से तुम्हारे आंसर गलत करवाने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट में। ये बताओ, इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ये भी आसान है, प्रेसिडेंसी लगा करके आराम से आंसर दे दो, खत्म। सोलह तो उसमें दूर से दिख ही रहा है, उसमें करना ही क्या है। ठीक है, आगे बढ़े। 16 है, इसमें कुछ नहीं, बच्चों वाला था। यस गुड। अब ये पॉइंटर पढ़ाएंगे तब तुमको एक वीडियो में भेजूंगा, तो पॉइंटर से तो ज्यादा समझ में आएगा। वो कह रहा है थर्ड एलिमेंट इन एरे एक्सिस्ड बेस्ड ऑन द पॉइंटर नोटेशन। पॉइंटर के थ्रू हम थर्ड एलिमेंट कैसे एक्सेस करते हैं? ऑप्शन बी, कैसे, समझो। जैसे हमारे पास कोई एरे है 0 1 2 3 4, ठीक है, हम इसका बेस एड्रेस जो है वो मान लेते हैं आपका 100, ये 100। अगर 32 बिट का है तो 2 बाइट का होगा इंटीजर का साइज, नहीं तो 4 बाइट का होगा। तो अगर हम 4 बाइट का मानेंगे तो 104 हो जाएगा, ये 108 हो जाएगा, ठीक है, ये 112 हो जाएगा, 116 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, एड्रेस में हमारे पास यहाँ 5 पड़ा हुआ है, यहाँ 10 पड़ा हुआ है, 12 पड़ा हुआ है, 15 पड़ा हुआ है, 8 पड़ा हुआ है, ये एलिमेंट पड़े हुए नंबर। हमसे उसने कहा था कि थर्ड एलिमेंट निकालना है। तो देखो एरे के केस में, पॉइंटर के केस में, अगर मैं ये कह दूं ए है, तो ए के साथ इसका मतलब ये है एड्रेस के साथ ए, ये पूरा है, ये पूरा ए है, ठीक है, ये पूरा ए है। अब मेरा कंसर्न ये है कि सर अगर आप ये कहते हो कि A+1 या कुछ भी, तो इसका मतलब हो जाता है कि जितने वो बोल रहा है 3 उतने इंडेक्स आगे बढ़ जाओ। अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो 20 ए का मतलब होता है बेस एड्रेस, बेस एड्रेस 100 है, ठीक है, प्लस ये 3 एलिमेंट है इनटू साइज, ये फॉर्मूला होता है। साइज मैंने कितने दे रखा है 4 का ना, तो 12 हो जाएगा, ठीक है। साइज मैंने कितने का दे रखा है, गैप देख लो ना, साइज कितने का है, इंटीजर का साइज कितना है,
तो 4 4 × 3 = 12, तो 100 + 112 हो गया। बाहर क्या लगा दिया आपने, पूरे पे क्या लगा दिया, स्टार। स्टार भाई साहब कहते हैं जैसे जिसके कंधे पे स्टार लगा होता है वो किसी के भी घर के अंदर एंट्री कर सकता है। तो ये स्टार क्या कह रहा है कि भाई जहां पर एड्रेस, जिसका एड्रेस 112 है उसके अंदर मुझे जाना है। तो 112 किसका है, इसका है। तो देखो तीसरा ही एलिमेंट है कि नहीं है, 1 2 3, ठीक है। थर्ड एलिमेंट पूछा था ना उसने, ये तो चौथा आ जाएगा ना। 4 8 12, कुछ माइनस करेंगे क्या। हाँ, हम्म। देखो हम तो ऐसे चलते हैं, जैसे मान लो अगर डायरेक्ट आंसर देना होता है तो हम ये 100 हो गया, ए हो गया, 3 चलना है, 1 2 3, तो ये आंसर ऐसे हम थर्ड 12 हो जाता है कैलकुलेट। लेकिन यहाँ पर ये 112 नहीं 108 निकलना चाहिए था। पॉइंटर नोटेशन में कराते हैं इसको, आंसर तो सही है, प्लॉटिंग में कुछ गड़बड़ हो पा रही है। चलो देखते हैं इसको। स्ट्रिंग क्या है, एरे ऑफ कैरेक्टर्स या ऑब्जेक्ट ऑफ सम क्लास। सी में बात करिए, देखो उसने बोल दिया है सी, सेम एज अदर प्रिमिटिव डेटा टाइप, लिंक लिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर। नहीं सर ये सब गलत है, एरे ऑफ कैरेक्टर्स ही होता है। क्यों, क्योंकि जब हम सी के अंदर जब हम कैरेक्टर एरे बनाते हैं वो स्ट्रिंग ही होता है, वो हम सी एच से लिखते ही हैं। वहां ना तो इंट हो सकता है ना वो फ्लोट हो सकता है। ये बताओ आंसर। ये फंक्शन के थ्रू है। देखो मेन से प्रोग्राम चलता है, तो मेन कहाँ है, ये सॉल्व फंक्शन कॉल है। फंक्शन कॉल से कंट्रोल कहाँ जाएगा, फंक्शन की डेफिनेशन पे। अरे ये तो देख रखा होगा ना भाई, ये फंक्शन कॉल है, ये क्या है तुम्हारी फंक्शन कॉल है। यहाँ से कंट्रोल जाएगा फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ है, यहाँ पे है, पहुंच गए। यहाँ से कोई पैरामीटर नहीं गया, कोई बात नहीं, इसके अंदर भी हमने कोई रिसीव नहीं किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमने एक एरे डिक्लेयर कर दिया जिसमें 5 एलिमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये है 0 से लेके 5 तक जा रहा है, ठीक है, तो ये 0 1 2 3 4 5 जा रहा, 4 ही तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आई की पास मतलब जिसकी इंडेक्स 2 से डिविजिबल है उसके साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पर हो रहा है सम इक्वल्स टू सम प्लस एस्ट्रिक ए प्लस आई, ठीक है। हाँ अब सही आएगा, अब इसने आई बोल दिया ना इंडेक्स के साथ, ठीक है। सबको ऐड ही तो कर रहा है, तो कुल मिलाकर के अच्छा इसमें इसके साथ अब सब्ट्रैक्ट कर रहा है, इवन के साथ प्लस कर रहा है, ऑड के साथ माइनस कर रहा है। तो ये तो हमें देखना पड़ेगा अब, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम, पहले आपका जैसे पहले आया 0 आई के पास, तो 0 ÷ 0 क्या होता है, 0 होता है, कंडीशन ट्रू मिलेगा, अंदर आ जाएगा। तो अंदर आने का मतलब है इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1, तो सम प्लस 0 + 1 आ जाएगा। देखो बेटा ये लिखा हुआ है, ये आई 0 है, और जब 100 में 0 जोड़ोगे, अगर हम 100 बेस एड्रेस मान लें तो वो 100 ही रहेगा। तो 100 पर जो वैल्यू है, क्योंकि हमारे यहाँ पर इसको हम 100 मान लेते हैं, इसको 102 मान लेते हैं, ये है वो चीज़, ठीक। समझ पा रहे हो, यहाँ पर प्रॉपर उसने एवेल्युएट कर दिया है। हम वहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे, वो मल्टीप्लाई नहीं, वहाँ पे जोड़ने हैं, ठीक है।
वो मल्टीप्लाई नहीं करना है, हम शायद मल्टीप्लाई कर गए थे ना, ये दिक्कत आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐड कर दिया तो 0 + 1 1 आ गया, सम अब 1 हो गया। 2 जाएगा अभी भी ट्रू हो जाएगा, तो 2 भी ऐड हो जाएगा। 3 जाएगा अब नहीं ऐड होगा। अच्छा, जब 2 जाएगा तो हमारे पास सम की वैल्यू 3 रही होगी। अब प्रीवियस सम में तो 3 है, उससे माइनस करेगा 3 को तो 0 हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे हो? समझो। हाँ, नहीं गलत हो गया है। पता चला क्या गलत हो गया है? ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 0 के लिए यहाँ आएगा तो सम यहाँ 1 दिया उसने, इस 1 के लिए वो यहाँ आएगा, तब वो 1 माइनस जब 2 करेगा आके तो -1 हो जाएगा। अब सम -1 हो गया। अब जब इसके पास आएगा तो अब ये ट्रू हो जाएगा। तो प्रीवियस सम ये था -1, तो -1 प्लस कितना लेके आएगा 3, अब हो जाएगा 2। अब करंट ये है सम, मेरी बात समझ पा रहे हो? करंट सम 2 है, फिर यहाँ जाएगा इसके लिए 3, 3 हमारा ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। करंट कितना है सम 2, तो 2 माइनस, ठीक है, कितना लेके आएगा 4, फिर से कितना हो जाएगा -2। समझ पा रहे हो? तो करंट ये है। अब फिर जाएगा इसके लिए, ठीक है, तो यहाँ पर करंट कितना है -2 प्लस कितना हो जाएगा 5, कितना आ जाएगा 3। आंसर 3 कहीं दे रहा होगा। ठीक है, तो लास्ट में जो वैल्यू जो आएगी इसकी क्या आएगी 3, बस रिटर्न 0। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये बताओ तुम, कोई बात नहीं, नहीं आता है समझ में। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। 0 1 2 3 4, ये आई चल रहा है सब। ठीक है, तुम ये बताओ ये वाला कब कितनी बार ट्रू होगा? सम इक्वल्स टू सम प्लस, अब थोड़ी देर के लिए इसको ऐसा ना मान करके ये लिखा क्या है a प्लस आई, ये पूरा का पूरा लिखा ये आई ही है, बस वो पॉइंटर नोटेशन में लिखा है बस। मेरी बात नहीं समझे? सिर्फ पॉइंटर नोटेशन है और कुछ नहीं है। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है ना? अब मैं ये कह रहा हूं तुमको समझाने के लिए, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई जब हमारा आई में 0 रहा होगा तो ये कंडीशन तुम ही बता रहे हो ट्रू रही होगी, तो ट्रू होने का मतलब ये चला होगा। तब उसके केस में तो 0 प्लस यहां से 1 आएगा, 0 पे क्या है 1 है, तो 1 अब अपडेटेड क्या हो गया? अरे इस सब में अब क्या हो गया 1। मेरी बात समझ में आ रही है? इसके बाद अब वो एल्स में तो आएगा नहीं, यहीं से कहाँ चला जाएगा? अरे भाई एल्स में क्यों आएगा? अरे अभी लूप थोड़ी ना टर्मिनेट हुआ है, लूप की बॉडी ये है। अब प्लस प्लस करके अब आई में कितना हो गया 1। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एल्स में आ जाएंगे। तो प्रीवियस जो सम यहां क्या चलेगा, सम इक्वल्स टू सम प्लस सम माइनस पॉइंटर नोटेशन ए प्लस आई, बस यहाँ माइनस ही तो है। तो यहां जो सम की वैल्यू होगी अब 0 थोड़ी ना यूज होगी, अब ये वाली यूज होगी। नहीं समझ पा रहा? हम वही तो करें जो हमने पहली बार में कर दिया था, यही तो गलती है करने के चांस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे आने के चांसेस हैं। नहीं समझ पा रहा भाई? बहुत सही है। अब जब 1 यूज होगा, देखो 1 रखो यहाँ माइनस, अब आई में कितना है, आई में तुमने कहा सर 1 है, आई मेरा यहाँ पहुंच गया था, तो 1 पे देखो जरा क्या है, 1 पे सर 2 है, देखो ना। अब 2 जब करोगे तो बताओ जरा 1 - 2 से मेरे यहाँ तो -1 आता है, नहीं आता है। अब हमने, अब करंट सम कितना हो गया? नहीं समझ पाए? अब यहां से यहां जाएगा फिर से, अब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, आई कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। 2 के केस में ये कंडीशन ट्रू मिल गई, अंदर आ गए, अब यहां आ जाएंगे। अब बताओ यहाँ सम की वैल्यू क्या रखेंगे आप? -1, तो -1 रख दिया हमने, कौन सा बड़ा अपराध कर दिया। प्लस आई कितना है 2 पर है, आई क्या कह रहा है 2 पर है, 2 पे है क्या 3, क्या मिलेगा? अब करंट कितना है? नहीं समझ पा रहा? फिर से गया, आई हो गया अब 3 पर,
3 पर जब आई जाएगा कंडीशन फॉल्स मिलेगी, यहां जाएंगे। अब यहां जब आएंगे तो यहां पर सम की वैल्यू लेटेस्ट क्या है बताओ, 2 है ना, तो 2 माइनस लगा दो, ए ऑफ आई, आई 3 पर है ना, नहीं समझ पा रहे हो, उस पर वैल्यू क्या है, अरे पॉइंटर नोटेशन लिखा है उसकी दिक्कत नहीं है, हमने समझा तो दिया, 100 प्लस ऐसे समझो, ये 100 है तो ये 102 हो गया कि नहीं हो गया, तो 102 इसीलिए तो 1 पे आए थे तो ऐड कर दिया था, ठीक है ना। आगे देखो 100 कितना हो जाएगा, 4, 106, 108, 110, ठीक है, ठीक। तो इसमें लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, पॉइंटर नोटेशन में लिखा गया है बस, ठीक है। अब देखो मेरी बात, 2 माइनस 4 हमारे यहाँ क्या होता है, -2। अब करंट सम कितना है, यहां से ऊपर जाएगा, अब कितने पहुंच जाएगा 4 पे, आई 4 हुआ, कंडीशन अभी भी ट्रू मिलेगी, अंदर आई ये भी कंडीशन ट्रू मिली, यहां आ गए। अब यहां बताओ क्या होगा, इस सम की जगह क्या होगा -2, आई मेरा 4 पे है, क्या निकल के लाएगा 5, तो बताओ -2 + 5 कितना होता है 3, नहीं समझ पाए, 3, ये करंट अब पूरा एरे हो गया, फिर से जाएगा, ये टर्मिनेट होगा, ये टर्मिनेट होगा, ये पूरा बाहर हो जाएगा, ये प्रिंट में हमारे पास 3 आ जाएगा, नहीं समझ पा रहा, बस नीचे ऑप्शन दिया गया होगा 3, नहीं समझ पाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग को थोड़ा सा, ठीक है, ये नीचे दिया गया डी ऑप्शन, ठीक है, करने पड़ेंगे सब, एकदम बच्चों वाली चीजें थोड़ी ना मिली, अब बताओ ये बच्चों वाला ही है कि नहीं है, बस फंक्शन तो वही है, बस वो तुमसे घुमा रहा है बस। अब तुम जरा सा ऐसा प्रोग्राम देख करके, है ना, बीटेक थोड़ी शर्म कर लो, बीसीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है वो, आ गया, लो अब इनको नहीं आया, एक को आ जाता तो एक को नहीं आता। तुमको क्या समस्या है इसमें, लोग क्या करेंगे, फंक्शन कॉल मेन फंक्शन से कहाँ, फंक्शन कॉल हुआ सॉल्व नाम से फंक्शन है, कॉल होके ऊपर पहुंच गए, उसके अंदर दो वेरिएबल बने हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड बने हुए हैं, दोनों में वैल्यू है, जोड़ना घटाना आता है, तो कर दो, यही तो है और क्या है। क्या आएगा ऑप्शन, ए आएगा, लो अब बताओ हम किसकी माने, सर इसलिए बोलेंगे कि सर भी तो कुछ करें, है ना। भैया यहाँ से यहाँ हो पहले, आ गए, इसमें 10 इसमें 20, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, तो 20 मिलेगा तो थर्ड हो गया 30, इसके अंदर आकर के हमने अपडेट कर दिया, मान लो हमने कर दिया अपडेट, ठीक है, सेकंड से फर्स्ट माइनस कर दिया, कर दो भैया, सेकंड फर्स्ट तो चेंज हुआ नहीं है, तो थर्ड अब हो गया 10, ठीक है, थर्ड को बोल दिया हमने 10, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर चेंज किया है, अंदर आपका रिप्रेजेंटेशन दिखेगा कि नहीं दिखेगा, अच्छा, स्टैटिक तो लगा नहीं है, स्टैटिक रिफ्लेक्शन बाहर दिखाएगा नहीं, तो यहाँ तो 10 दिखाएगा, तो 10 आएगा पहले आउटपुट, बाहर 30 दिखाएगा, हो गया खत्म। ये कब होता सही, अगर हम स्टैटिक लगा देते तो वैल्यू प्रिजर्व करके रख देता, तो आंसर क्या आ जाता, तो आंसर आ जाता 10 10, ऑप्शन इसमें दिया ही नहीं है ऐसा, ठीक है, सही है ना।
इसमें सॉल्यूशन करके दिया ही है हमने। 5 3 8। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? देखो ऐसे क्वेश्चन में जब वो अनडिफाइंड बिहेवियर नहीं होगा, ऑप्शन में सारी वैल्यूज ही होंगे, तो हमको एडिशन करना पड़ेगा। नहीं तो सी में इसका अनडिफाइंड बिहेवियर भी होता है, इसका एग्जाम्पल आंसर। मतलब वो कभी कुछ और देगा, कभी कुछ और देगा, अनडिफाइंड बिहेवियर। क्यों? क्योंकि आप सेम ऑपरेंड पर बार बार ऑपरेटर लगा रहे हो इस सिचुएशन में, जो हमने बताया था आपको। लेकिन यहाँ पर वो है ही नहीं ना ऑप्शन में, तो हम एग्जाम में क्वेश्चन को गलत नहीं कहेंगे ना। समझ रहे हो ना? हमें अटेम्प्ट करने पे नंबर मिलेगा। हमें वहाँ अटेम्प्ट करने पे नंबर मिलेगा, छोड़ने पे नंबर नहीं मिलेगा। हमने छोड़ दिया, क्वेश्चन गलत आया या कुछ भी है, वो तो कोड का है रिजेक्शन में। तो यहाँ से जब सॉल्व जाएगा, देखो 5 5 10 17 3 20, आंसर 20 हो गया, खत्म। क्या हो गया? अरे हमने कर दिया है अंदर ही अंदर, जो ब्रैकेट के अंदर है वो बफर में है। ये भी नहीं समझ में आया? नहीं आया ना? ओवर हो रहा है टाइम, हम समझ रहे हैं। लाला, जब तारे को ए दिख रहा है, ए दिख रहा है, ए की वैल्यू क्या है? 3। तो जब हम उस पर प्लस प्लस कर देंगे तो ए को तो 3 दे दिया, प्लस प्लस लगा करके क्या कर दिया? 4। अब ये वाली जो वैल्यू होती है, वो नेक्स्ट टाइम जब ए मिलेगा उस पर ये वाली वैल्यू यूज होगी। तो नेक्स्ट टाइम यहाँ मिला, उस पर कह रहा कि नहीं भाई पहले प्लस प्लस करो। तो प्लस प्लस 4 पे प्लस प्लस पहले करोगे तो 5 होगा, और फिर वही 5 हमने ए को देना पड़ेगा, तो मिल गया। हाँ, ब्रैकेट के अंदर वाला यूज नहीं, तो ब्रैकेट के अंदर वाला होगा नेक्स्ट टाइम के लिए। ठीक है? नहीं आया समझ में? तुम्हें तो पढ़ाया था तुमको तो, यही सर आता है, इसके अलावा कुछ आता है नहीं। बताओ। ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन में अच्छा हाईलाइटेड है। ऐसे ही बताओ क्या आएगा। आया हुआ क्वेश्चन है, हमने बता तो नहीं, आज इतना करा देंगे जिससे कि तुम्हारी बुद्धि थोड़ी सी। क्या होगा? सही जगह, सही समय पर सही इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं काम करता है। हाँ? क्या होगा? हाँ? क्या? हेलो प्रिंट हो जाएगा? तुमको समझ में आ रहा है ये किस में वैल्यू स्टोर कर दी है मैंने? एक्स में, एक्स में हेलो आ जाएगा। एक दो पागल हो तो उनसे हम करें। हाँ? क्यों? तो इंटीजर है तो 4 हो जाएगा। हेलो में कितने कैरेक्टर्स हैं? 5। 5 कैरेक्टर्स को रिटर्न करता है प्रिंट एफ फंक्शन, और जब 5 कैरेक्टर जाएंगे तो उसकी जो डबल कोट्स में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एक्सेप्ट हो जाएंगे इंटीजर वेरिएबल में। तो आंसर इज 5। अब वहां तुम्हें हेलो आए, वहां तुम्हारा हेलो वर्ल्ड आए, वहां तुम्हारा कुछ भी आए, नंबर ऑफ कैरेक्टर विद स्पेस, अगर स्पेस बीच में लगा है उसको भी काउंट कर लेना, आंसर हो जाएगा। हाँ? नंबर ऑफ कैरेक्टर, इंडेक्स थोड़ी ना मैं बोल रहा हूँ। जीरो से भी इंडेक्सिंग करोगे तो कैरेक्टर तो उतने ही रहेंगे, कैरेक्टर थोड़ी ना कम हो जाएंगे। ठीक है? 5 हो जाएगा इसका। हाँ? दे देंगे सर। ये तो बता ही दोगे, खत्म हो गया। बढ़िया क्वेश्चन थे। रिकर्शन है ये तो।
ये भी रिकर्शन है, ये भी रिकर्शन है। ये वाली सीट तो आप छू भी नहीं पाओगे। ये छू लोगे, हाँ, ये वाला बताओ। अरे ये तो बता दो, बच्चों वाला क्वेश्चन है। हाँ। हम्म। हाँ, हो तो गया, उसमें करना ही क्या था। अरे भाई, स्क्वायर 10 + 2 12, 12 यहाँ गया स्क्वायर एक्स के पास, उसने कह दिया भैया, ठीक है, वही सीधा रिटर्न हो जाएगा, आंसर खत्म। उसमें इतना सोचने वाली बात ही नहीं है, तो जितना तुम सोच रहे हो। ये बताओ, अभी कराया था, अभी जस्ट जस्ट कराया था अभी। तुम लोग कैसे काउंट करते हो? 15 ही होगा। तुम्हारा नहीं हो पाया 15? अच्छा, सबसे बड़ी वैल्यू है इसलिए। देखो, 3 3 6, ठीक है, 6 1 7, 2 9, और एक 10, और एक 11। तो 11 तो हमारे कैरेक्टर हो गए, 11 जो बने हैं। अब स्पेस ले लो, 1 2 3 4, +4 कर दो, खत्म। हम क्या करते, 1 2 ऐसे गिनते रहते हो, उसमें टाइम भी जाता है। इसमें टाइम हमारा बच गया, हमने 3 3 तुरंत करा, काम खत्म। ऐसे भी टाइम जाता है, जो बच्चे गिनते 1 2 3 4 5, इसमें कोई जरा सा पॉइंट पेन इधर उधर हो गया, हो जाएगा गड़बड़। एक भी बार, 2 बार हो गया, ऑप्शन हो जाएगा। ये बताओ, कंटिन्यू ब्रेक के बारे में पता है? पहले ये बताओ, पढ़ाया नहीं अभी हमने। कंटिन्यू ब्रेक पता है क्या होता है? पता है तुमको? हमें पता है। अरे बताओ, वो नहीं चल रहा है, बस इसके बाद छोड़े, खत्म करें। इसका आंसर बताओ, फिर खत्म करें। हाँ, अच्छा, ओके, दिख नहीं रहा होगा, वही मैं कहूँ। अब इसमें घबराहट हो रही होगी, सर यहाँ पर इंडियन वो क्या नाम, इनिशियलाइजेशन पोर्शन नहीं है। अरे भैया, ऊपर कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसने ब्लॉक बनाया है, तो एरर नहीं आएगा। ये मान के चलो कि हाँ, यहाँ पर है। कंटिन्यू ब्रेक पता है क्या होता है? हम्म। हम्म, हाँ, ब्रेक से फिर से लूप स्टार्ट कर देगा। तुम बताओ, हाँ, ब्रेक से एग्जिट हो जाता है, कंटिन्यू से स्टार्ट कर देता है। इसको पढ़ना, ये मैं दोनों सीट आपके ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है। थैंक यू, आज आपने अपना समय दिया, ठीक है। मिलेंगे फिर से, फिर एक संडे आएगा। हाँ, रिसिप्ट दिखा।